स्टार्ट करें। पेपर कहाँ है? क्या चीज सर? पेन तो मेरे पास ही सर। 10 नंबर का था। अच्छा, ये 10 नंबर का है। होगा सर, एक सेकेंड। चलिए, कहां से स्टार्ट है अपने क्वेश्चंस? 26। चलिए, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फादर कौन है? कौन है? अल्बर्ट हुवार्ड। अल्बर्ट हुवार्ड ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था? द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट। क्या था? द एग्रीकल्चर टेस्टामेंट। सही है। सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है वो कहां पर है? कहां पर है? गाजियाबाद। ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं नहीं दे रखा है तो क्या करोगे? नन ऑफ दी एबो। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था। विच वन इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू यूज ऑफ एग्री इनपुट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी कौन सा ऑर्गेनिक एग्री इनपुट है जिसका यूज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से जो है वो इनकरेक्ट है? मतलब कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से? सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, तो बिल्कुल सही, मतलब ये तो सही है, ठीक है। सिंथेटिक फीड एडिटिव्स टू एनिमल इज प्रोहिबिटेड, ये भी सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोहिबिटेड, ये भी सही है। लेकिन इनकरेक्ट नेचुरल मिनरल्स लाइक रॉक फॉस्फेट प्रोहिबिटेड, ये तो गलत बात है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ वन हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आईफोम में ए क्या इंडिकेट करता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मोमेंट्स। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसके बाद में लिखा हुआ है आपके सामने, विच वन इज नॉट ए स्टेप फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस। मैंने कहा था स्नैपचैट DPIFR, SCDPIFR बताया था। एस का मतलब स्टडी, सी का मतलब कॉम्प्लियंस, ठीक है, डी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, पी का मतलब प्लानिंग, आई का मतलब इंस्पेक्शन, एफ का मतलब फी और आर का मतलब रिकॉर्ड कीपिंग। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोमोटिंग नहीं है। कन्वर्जन पीरियड आप सभी जानते हैं कितने साल का होता है? 3 साल का। फिर पूछ लिया इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कौन सा है? डूंगरपुर है। फर्स्ट ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? सिक्किम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। लेकिन क्या लिखा है पढ़ो, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग लोकेटेड गंगटोक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगटोक थोड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद में लिखा हुआ है मैक्सिमम एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कौन से कंट्री में है? ऑस्ट्रेलिया। लोगो फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया क्या है? इंडिया ऑर्गेनिक। इंडियन ऑर्गेनिक नहीं है, क्या है? इंडिया ऑर्गेनिक। क्लियर है आप लोगों को? टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग किसने दिया था? नॉर्थबोर्न ने। लुक टू दी लैंड बुक किसने लिखा था? नॉर्थबोर्न ने। फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किसने दिया? सुभाष पालेकर ने दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज सुभाष पालेकर, इसका राइट आंसर जाएगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कूल सीजन क्रॉप। जो कूल सीजन क्रॉप्स होती है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 25 टू 30। अगर जनरल क्रॉप्स के लिए पूछा जाता तो कितना जाता? 15 से 30। वार्म सीजन के लिए पूछा तो 30 से 38। क्लियर है ये चीज? चलिए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कितना नैनोमीटर होता है? 400 से 700। डेंसेड पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर क्या है? मतलब सबसे जो है डेंस, अगर हम कहें सबसे ज्यादा गैसेस की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। फिर इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किसके लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से। कहा गया है सुटेबल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप 15 से 30 है। बिल्कुल सत्य बात है। क्लियर है? सेकंड कहा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी सही है। जीरो केल्विन भी सही है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? 273 डिग्री सेल्सियस। अगर सर माइनस यहां लिखा होता ना तो इसको भी हम सही मानते। इसलिए इनकरेक्ट कौन सा होगा आपका? बी। बेस्ट टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप कितना है? 4.5। ये भी सही बात है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रबी क्रॉप कितना है? 25 से 30। ये भी सही बात है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? बी ऑप्शन हुआ। इसमें अगर 273 के अगर माइनस लिखा होता आगे तब भी क्या हो जाता? फिर सही हो जाता।
समझ में आया आप लोगों को? चलिए, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट अंडरगो फ्लावरिंग। शॉर्ट डे के लिए लेस देन 10 आवर्स, यही होता है। मान लो 12 आवर का डे होता है, 12 आवर की नाइट होता है, तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग कब होगी? जब नाइट लेंथ बड़ी होगी और डे लेंथ क्या होगी? छोटी। ये क्वेश्चन प्री पीसी में एक बार तो मतलब पैटर्न बन गया था, एक साल छोड़कर एक साल ही क्वेश्चन पूछते थे 2018-19 के लमसम। तो शॉर्ट डे प्लांट्स अंडरगो फ्लावरिंग व्हेन द नाइट लेंथ फॉल बिलो देयर क्रिटिकल लेंथ। ये तो गलत बात है, क्रिटिकल लेंथ मान लो 12 आवर की है और उससे कम हो जाएगा तो डे लेंथ बढ़ रही है, और ज्यादा डे लेंथ होगी तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। नाइट लेंथ एक्सीड देयर क्रिटिकल फोटो पीरियड, यानी जो क्रिटिकल लेंथ है उनकी, उससे ज्यादा अगर लेंथ होगी तो वो क्या होगी? नाइट लेंथ ज्यादा है, मतलब डे लेंथ कम हो रही है। डे आवर्स कम है, नाइट आवर्स ज्यादा है, मतलब उस कंडीशन में कौन से प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी? शॉर्ट डे प्लांट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। थर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉट अफेक्टेड ड्यू टू डे और नाइट लेंथ, ये तो अफेक्ट होता ही है ना। फिर क्या है? नाइट लेंथ इज इक्वल टू डे लेंथ, ये भी गलत बात है। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन आप लोगों को? नहीं आया? नहीं आया तो याद रखना, क्रिटिकल लेंथ जो है 12 आवर्स की होती है। अगर मान लो शॉर्ट डे प्लांट है तो इनके लिए नाइट का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा और डे का ड्यूरेशन कम होगा। तो क्रिटिकल लेंथ से नाइट लेंथ जब ज्यादा होगी तो किसके अंदर फ्लावरिंग होती है? शॉर्ट डे। फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता कि क्रिटिकल फोटो पीरियड जो लेंथ होती है उससे कम जो है क्या होती है? नाइट लेंथ। तो कौन से प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होती। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, फिर लिखा हुआ है राइस यील्ड आर हायर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन मेनली ड्यू टू द सोलर रेडिएशन की वजह से ज्यादा होता है। इसके अलावा लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेरिक एयर। एटमोस्फेरिक एयर में कितना होता है? 0.03%। हेलियोग्राफ इज यूज फॉर द मेजरमेंट। हेलियोग्राफ जो है, हेलियो की बात आ गई, सन की बात आ गई, तो क्या जाएगा आपका? सनसाइन आवर्स आएगा। ठीक है, एक्चुअल सनसाइन आवर्स। रेनफॉल हो नहीं सकता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो नहीं सकता, एटमोस्फेरिक प्रेशर हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा आपका? बोलो क्या? एक्चुअल सनसाइन आवर्स। लिखा हुआ है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमोस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। मैंने कहा एक तो वेट की बात हो रही है और एक वॉल्यूम की बात हो रही है। जहां वेट और वॉल्यूम है, यूनिट बनेगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर क्यूबिक मीटर, और वो किसकी यूनिट होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन जो है ये कितना होता है? 6000 केल्विन होता है। लिखा है था 5727 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 केल्विन। नहीं लिखा है आप लोगों को? पक्का नहीं लिखाया? चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो अभी लिख लेंगे। जब भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, तो उसमें तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी के साथ उसको आप स्किप कर देना। अभी लिखाऊंगा मैं ना, 2-3 चीजें लिखाऊंगा इसमें, निश्चिंत रहो। अल्बिडो वैल्यू ऑफ राइस कितनी होती है? 12%। फिर क्या लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम क्या कहलाता है? वेदर। क्या कहलाता है? वेदर। 99% जो मास है वो कितने किलोमीटर में? 40 किलोमीटर। 50 नंबर का क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। किसी बिना मीडियम के अगर हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन को किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे और भी हैं? बस इतना ही है। ठीक है, 2 पॉइंट लिख लो अगर आपने नहीं लिखे हो, शायद मैंने लिखाया होगा, नहीं लिखा है तो आप लोग लिखो। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एवरेज टेम्परेचर लिख लेना ओपन कहीं भी। एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, फर्स्ट लिखना अर्थ। अर्थ का होता है 15 डिग्री सेल्सियस। जबकि सन का अगर आपसे पूछा जाए, सूर्य महाराज का आपसे पूछा जाए, तो लिखना 6000 केल्विन। या इसको अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे, 5727 डिग्री सेल्सियस। 6000 केल्विन या 5727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे थोड़ा सा बता दो एक बार। प्रिसिपिटेशन, चलो वो पढ़ा दिया था कि फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, स्लीट, ग्लेज, रिम, है ना, वो हो गया। चलो ये लिख लो बच्चों। हाँ जी, सोलास्टिस, हाँ। उस
उसमें जो है वो डेट और दोनों चीजें मैं अभी बताता हूं। उसमें केवल डेट ही अपोजिट होगी। जैसे मान लो समर सोलास्टिस है, तो टर्म समर सोलास्टिस है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलास्टिस कितनी तारीख को होता है? 21 जून को। तो यही समर सोलास्टिस जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी तारीख को होगा? 21 दिसंबर को। केवल डेट एक्सचेंज होगा, वो नहीं होगा। एक बार मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो जैसे कि दो हेमिस्फीयर है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज की है। सोलास्टिस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं समर सोलास्टिस। कौन सा सोलास्टिस? समर सोलास्टिस। बच्चों यहां तक क्लियर है? समर सोलास्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी तारीख को? 21 जून को। तो यही समर सोलास्टिस जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी तारीख को होगा? 21 दिसंबर को। कितनी तारीख को? 21। विंटर सोलास्टिस की बात करते हैं तो विंटर सोलास्टिस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने दिसंबर को होता है? 21 दिसंबर को। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में कितनी तारीख को होगा? 21 जून को। केवल डेट एक्सचेंज होगा। याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा साउदर्न हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। हाँ 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 हाँ। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करें तो ग्लोब को एक रिप्रेजेंट के रूप में जो है दोनों टर्मिनोलॉजी दे रखी है, अपोजिट नहीं होता है। कर्क रेखा हमेशा उत्तरी गोलार्ध में रहेगी और मकर रेखा हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। कर्क रेखा फिक्स है। क्या जी? हाँ 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 हाँ। हाँ, उसमें ये होता है जैसे कि सूर्य की प्रकाश अगर किरणों की बात करते हैं तो 0 डिग्री को तो हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 23.5 डिग्री पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अब अगर मान लो सन की बात करते हैं तो सन की रेडिएशन जो है वो वैसे तो ज्यादा कहां पर होती है? इक्वेटर पर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो किस पर ज्यादा पड़ेगी? कैंसर वाले। और अगर इधर बात करेंगे तो किस पे ज्यादा पड़ेगी? कैप्रिकॉन। मतलब ये पार्ट तो क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला क्या हो गया? सदर्न। इतना ज्यादा अपने ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना आप लोग। देखो हम प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे थे, 2 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं। मैंने कहा था किसी भी फॉर्म में वाटर अगर मान लीजिए एटमोस्फेयर से आता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। फर्स्ट वन मैंने बताया था ड्रिजल। डीजल का मतलब है जब ड्रॉपलेट की साइज 0.5 mm से कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिजल बोलते हैं। 0.5 mm से अगर मान लो 4 mm के बीच में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेनड्रॉप बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेनफॉल बोलते हैं। जिसके लिए फिर मैंने कहा था कि फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कई तरीके की है। कुछ लिक्विड वाटर आता है लेकिन पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के पहले ही वापस क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिस्ट। क्या बोलते हैं? मिस्ट। क्या बोलते हैं? मिस्ट। मिस्ट जो है वो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है। क्या होती है? वाटर की ड्रॉप। जबकि फोग जो है, फोग जो होता है वो मतलब धुआं होता है, या फिर हम फोग जो है वो डस्ट होती है। क्या होती है? डस्ट। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। फर्स्ट वन प्रेसिपिटेशन की फॉर्म थी क्या? मिस्ट। क्या था? मिस्ट। क्लियर है? फिर मैंने कहा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एटमोस्फेयर में वाटर वेपर थी लेकिन इतना तापमान कम हो गया कि वहां पर जो है मतलब हम कह सकते हैं वाटर वेपर से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वो सॉलिड मटेरियल के रूप में कंप्लीट हो गया। तो सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर डायरेक्टली इनटू द आइस इज नोन एज अ स्नो। उसको हम क्या बोलते हैं? बर्फ बोलते हैं। अगर मान लो हमारी ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है तो एक आइस की कोटिंग बन जाती है, एक आइस का लेयर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? अब फ्रीजिंग के साथ में अगर फोग भी आता है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग फोग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग फोग। और फ्रीजिंग फोग किसको बोलते हैं? रिम को। किसको बोलते हैं? रिम। एक लाइन लिखा हुआ है रिम। रिम इज इक्वल टू फ्रीजिंग फोग। क्लियर है आप लोगों को? तो याद रखना, पूछा जाता है कि रिम क्या होता है? रिम इज द फ्रीजिंग फोग। क्या है? रिम फ्रीजिंग फॉग है। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा कि ग्लेज किसे बोलते हैं? ग्लेज का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना है ग्लेज का दूसरा नाम क्या है? फ्रीजिंग। क्या है? फ्रीजिंग। ठीक है, ग्लेज का दूसरा नाम क्या है? फ्रीजिंग है। आसमान से एटमोस्फेयर के अगर छोटे आइस के पार्टिकल्स आते हैं तो उसको बोलते हैं स्लीट। क्या बोलते हैं? स्लीट। अगर लार्ज आइस पार्टिकल्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के लिए कौन सा क्लाउड रेस्पॉन्सिबल होता है? कुमुलो निम्बस। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा होता है? निम्बो स्टेटस। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे कौन से क्लाउड दिखते हैं? सीरस। चलिए, व्हाइटिश वेल लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है?
सिर पर क्या आ रहा था, स्टेज, तो सीरो स्टेटस, भूल जाते हो आप लोग ना। चलिए 2-3 पॉइंट और हम इसमें मेंशन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, थोड़ा फास्ट लिखना। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या हो गया यार, आप लोगों ने कुछ किया? मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, फर्स्ट पॉइंट लिखना। रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है रेन गेज। क्या है? रेन गेज। रेन गेज, अब रेन गेज भी दो प्रकार का आता है, एक ऑर्डिनरी रेन गेज आता है और एक सेल्फ रिकॉर्डिंग आता है। ऑर्डिनरी रेन गेज और एक आता है सेल्फ रिकॉर्डिंग। कंटिन्यूस मेजर करता है सेल्फ रिकॉर्डिंग, और जबकि ऑर्डिनरी जो है वो हम इसका यूज करते हैं 8:30 बजे से हम रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो फुल फॉर्म लिखा रहा हूं, सोइल साइंस में भी काम आएगी और एग्रोनॉमी में भी काम आएगी। एक लिखा रहा हूं रडार, नोट लगा के लिखना, रडार। फुल फॉर्म लिखना रेडियो डिटेक्टिंग रेंजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग के नाम से जिसको जाना जाता है रडार। मेजर एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एक बार आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट लिखना, 3-4 फुल फॉर्म लिखा दूंगा, कहीं भी काम आएगी, आप लोग याद रखना है। एक लिखना लिडार, सोनार लिख लो, चलो इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, फुल फॉर्म है सोनार। वैसे रिमोट सेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक लिखना लिडार लाइक डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रिमोट सेंसिंग भी है ना आपके सिलेबस में, है ना? चलो बाकी जीआईएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग वाले पार्ट में पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर यार मेरी भी मन में इच्छा है, न्यू चैप्टर थोड़ा फास्ट इसको कवर करते हैं, क्लाइमेट वाला पोर्शन है, थोड़ा लेंथी हो गया ये, इसको अपन खत्म करते हैं जल्दी। लिखा? देखो बच्चों, अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? रेन गेज का यूज करते हैं। और रेन गेज दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनरी रेन गेज होता है और एक सेल्फ रिकॉर्डिंग। ऑर्डिनरी रेन गेज क्या करता है, 24 आवर्स में एक बार हम मेजर करते हैं और सुबह के 8:30 बजे हम मेजरमेंट करते हैं। एक होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग। सेल्फ रिकॉर्डिंग मतलब कैसा होगा, कंटिन्यूस मेजरमेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद में दो फुल फॉर्म है, फर्स्ट वन कौन सा है, रडार। बोलो क्या है, रडार। जैसे रडार भेज दी है, मतलब रडार जो है वो चालू हो गई है, स्टार्ट हो गई है, मतलब अब नेटवर्क अच्छा आ रहा है, वैसे कहते हैं। तो रडार क्या एक सैटेलाइट है, क्या है रडार, सैटेलाइट। क्या है बच्चों, सैटेलाइट, जो क्या करता है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को मेजर करता है। जैसे मान लो आईएमडी है, आईएमडी दिल्ली में है, और आईएमडी के ऑफिस से ये डिटरमाइन किया जाएगा कि पूरे भारत के अंदर कितना रेनफॉल हुआ है, भारत में भी राजस्थान में कितना हुआ है। तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कितना है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जैसे मान लो आज दिन भर पूरी बारिश हुई है, सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट देना है कि पूरे राजस्थान में कितनी बारिश हुई है। तो ऐसे थोड़ा ना इंतजार करेंगे कि उदयपुर वाले 8:30 बजते रिपोर्ट भेजेंगे, फिर जयपुर वाले भेजेंगे, तो ऐसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, रडार।
फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंज, जो ये पता लगाती है कि एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कितना हुआ है, थंडर स्टॉर्म कितना हुआ है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म दोनों पॉइंट लिख लेना कि कहां कहां ओलावृष्टि हुई है, कहां कहां थंडर स्टॉर्म आया है, ठीक है, कहां कितना बारिश हुई है। उन दोनों को पता लगाने के लिए जो सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है? रडार। क्या है बच्चों? रडार। रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। फिर इसमें कुछ नहीं करना है, आगे क्या लिख दिया? सोनार। तो याद रखना है सोनार की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोनार का है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो AR है, एंड रेंजिंग इसका मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फिर लिडार की बात करें तो लिडार का क्या है? लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। क्लियर है? तो तीनों चीजें आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रडार। लिखा आप लोगों ने? चलिए, इसके बाद में मानसून को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग और फिर डायरेक्ट क्लाइमेट पर आएंगे। ठीक है, चलो लिखो आप मानसून। मानसून कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? अरेबिक। कौन सी लैंग्वेज का है? अरेबिक। साथ के साथ लिखते जाओ फिर समझेंगे। अरेबिक। मानसून इज द अरेबिक लैंग्वेज वर्ड। कौन से वर्ड से लिया गया है? बोलो। मौसम। मौसम। और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। क्या होता है? सीजन। तो याद रखना है आप लोगों को, मानसून इज अरेबिक वर्ड विच इज डेरिवेट फ्रॉम द मौसम विच मीन द सीजन। मानसून को डिफाइन करें तो कहना सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। कि एक सीजन में किस तरीके से विंड रिवर्स होती है, किस डायरेक्शन में चलती है, कहां से कहां की ओर चलती है, उसके बेसिस पे हम मानसून का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है साहब। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मानसून के टाइप्स। मानसून डायरेक्शन के बेसिस पे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आप लोग लिखना मानसून का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार का मानसून हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आप लिखना साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट, आराम से। साउथ वेस्ट मानसून जो है, इसमें मानसूनी पौने जो है, मानसूनी विंड जो है, कौन से डायरेक्शन से आती है? साउथ वेस्ट। एक है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांच है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक कौन सी है? अरेबियन सी ब्रांच। कौन सी है? अरेबियन सी। और एक है कौन सी? बे ऑफ बंगाल। इनकी ब्रांच। एक बार आप ये फ्लो चार्ट बनाओ, फिर इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, किससे लिया गया है? मौसम से। मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। मौसम या सीजन या मानसून की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है? सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड। कि किसी पर्टिकुलर सीजन में विंड किस डायरेक्शन से चलती है उसके बेसिस पे मानसून को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्लियर है? साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांच है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहां तक समझ में आप लोगों को? 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। लिखो थोड़ा जरा, लिखा करो ले वालों। चलो, अगर हम इन मानसून को समझें तो सबसे फर्स्ट वन मानसून हमारे सामने आता है साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर है? इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो रेनफॉल होती है वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर 74% से ज्यादा, कभी कभी 75% भी होता है, यानी 75% से ज्यादा जो रेनफॉल है वो कौन से मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में मानसून रेनफॉल जो है कौन से मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से।
इसलिए ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल किसे बोला जाता है? साउथ वेस्ट मानसून। मैक्सिमम रेनफॉल किससे होती है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून का आगमन जो है वो केरल के तट पर होता है। कब होता है? 1 जून को। कब होता है? 1 जून को। इसलिए एंट्री गेट ऑफ मानसून किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केरल को। क्लियर है? इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस मानसून के अंदर जो पवने होती है, जो विंड होती है, उसकी स्पीड जो है कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर है? ये मानसून राजस्थान के अंदर जब प्रवेश करता है तो कितनी जुलाई को आता है? लगभग 15 जुलाई। मेनली हम बोलते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मेन मानसून आता है वो कितनी जुलाई को आता है? 15 जुलाई। इसका जो विड्रोल होता है, विड्रोल का मतलब जब मानसून चला जाता है, तो मानसून कब जाता है बताओ? एंड ऑफ सितंबर। कब जाता है? एंड ऑफ सितंबर। यानी जून के अंदर तो प्रवेश करता है और खत्म कब हो जाता है? एंड ऑफ सितंबर। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मानसून कैसा हो गया है? तो आता तो क्या है? लेट। यानी इसका जो ऑन सेट है वो तो कैसा होता है? लेट होता है। लेकिन विड्रोल कैसा हो जाता है? अर्ली। क्लाइमेट चेंज में यही हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बारिश जो है अब थोड़ा देर से होती है और मानसून जो है जल्दी क्या हो जाता है? चला जाता है। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं कि लेट तो इसका क्या होता है? ऑनसेट। और अर्ली इसका क्या होता है? विड्रोल। किसका होता है? साउथ वेस्ट मानसून का। साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांच है। एक तो कौन सी है? अरेबियन सी ब्रांच। और एक कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। अगर इंडिया में मेन की बात करते हैं रेनफॉल, तो किससे होती है? अरेबियन सी। लेकिन अगर मान लो हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कौन सी ब्रांच से होती है? बे ऑफ बंगाल। कम किससे होती है? अरेबियन से। ये दोनों किसके पार्ट हैं? साउथ वेस्ट मानसून के। भारत के अंदर होने वाली जो सर्वाधिक बारिश होती है, मानसून पूछा जाए तो साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन अगर ब्रांच पूछी जाए तो क्या है? अरेबियन सी। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश किसकी वजह से होती है? बे ऑफ बंगाल। आगे इसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट आप लिखना, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के अंदर दो तीन पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, नो एज ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। सेकेंड पॉइंट मेंशन करना, स्पीड। इस मानसून की जो स्पीड है वो होती है 30 किलोमीटर पर आवर। थर्ड पॉइंट लिखना, एंट्री जो है वो कब होती है? 1 जून को। कहां पर होती है? केरल में। इसलिए केरल को क्या बोलते हैं? एंट्री गेट ऑफ मानसून। मानसून का प्रवेश द्वार। ऑन सेट भी लिख लेना, ऑन सेट लिख लो। फोर्थ लिखना, विड्रॉल। विड्रॉल इसका होता है एंड ऑफ सितंबर में। मतलब इसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो इसका ड्यूरेशन हो गया जून से लेकर कितना? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर। नोन इज अ ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल, स्पीड 30। और एक और पॉइंट लिख लेना, इंडिया के अंदर जितनी बारिश होती है उसका कितना परसेंट? 70, मोर देन 74, या अप्रोक्स आप तो लिखो 70% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर कुल बारिश जो होती है उसका लगभग कितना परसेंट? 74%। कौन सा मानसून कवर करता है? साउथ वेस्ट मानसून। ये सारे पॉइंट्स एक बार आप लिखो। एक लाइन और लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। रेनफॉल अकेयर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। रेनफॉल अकेयर मोस्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द
इंडिया का जो पार्ट है उसमें जो रेनफॉल होती है वो कौन से मानसून से होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे उसमें मानसून होगा तो और अच्छे से वहां पर आपको समझने को मिलेगा। आप ये कुछ की पॉइंट्स याद रखना। लिख लिया? कितनी क्लासेस हो गई आज टोटल? 5 हो गई। ये 5th क्लास है। फिर तो इससे पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि यही 1-2 महीने जिसमें आप क्लासेस को खींच सकते हैं ताकि फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। अभी जितना हो उतना क्लासेस आप लोग ले लें। देखिए साउथ वेस्ट मानसून को ग्रांड पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोर देन 74%, लगभग जो है 74% रेनफॉल किससे होती है? साउथ वेस्ट। इसलिए क्या बोलते हैं? ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल। स्पीड कितनी है इसकी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एंट्री कब होती है? 1 जून को। कब होती है? 1 जून। कहां पर? केरल में। इसलिए क्या बोलते हैं केरल को? एंट्री गेट ऑफ मानसून। विड्रोल कब होता है? एंड ऑफ सितंबर में। ड्यूरेशन क्या है? जून टू सितंबर। जून में आता है और सितंबर में चला जाता है। 74% ऑफ रेनफॉल किसकी वजह से होती है? साउथ वेस्ट में। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर किसके द्वारा रेनफॉल होती है? साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलिए इसके बाद में लिखना ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की 2 ब्रांच है। कौन कौन सी है? थोड़ा सा इस तरीके से लिखना और इधर लिख लेना नीचे की तरफ इंडिया, आगे के लिखना अरेबियन सी, मतलब ऊपर अरेबियन सी लिखो। अभी समझाता हूं। यानी अरब सागर, और इधर लिखना बे ऑफ बंगाल। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर जो मेनली रेनफॉल होती है, देखो लगभग ऐसा कहा जाता है कि जो टोटल साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल हो रही है उसका 90% या उससे ज्यादा जो है वो कौन से मानसून से, कौन सी ब्रांच से? अरेबियन सी। और जबकि बे ऑफ बंगाल से कितना परसेंट? केवल 10%। साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है ये। लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान में 10% अरेबियन सी ब्रांच से और 90% किस ब्रांच से होती है? बे ऑफ बंगाल से। एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं। चलिए एक बार आप लोग ये लिखो फिर अपन समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन इस बार जो जीके का पेपर था उसका भी एक क्वेश्चन था कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर अरेबियन सी ब्रांच कितना परसेंट रेनफॉल करती है, अलग अलग चीजें मेंशन थी। 85 टू 90%, 85 टू 89 था, 80 से 85, 80 टू 84 था, 90% या उससे ज्यादा था। तो इंडिया के अंदर मान लो जो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश हो रही है वो कितनी थी? 74 थी। 74% था ऑफ टोटल रेनफॉल का। तो जितनी बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है उसका 90% या उससे ज्यादा कौन सी ब्रांच से होता है? अरेबियन सी से। क्लियर है? अरब सागर से आने वाली जो पवने हैं वो टोटल साउथ वेस्ट मानसून का कितना परसेंट? 90% या उससे ज्यादा बारिश करती है। कहां पर? इंडिया में। लेकिन बे ऑफ बंगाल केवल कितना कंट्रीब्यूट करती है? 10%। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के केस में, राजस्थान के केस में जो अरब सागर की खाड़ी है उससे आने वाली पवने मात्र केवल कितना परसेंट? 10। क्योंकि अरावली की द्वीप स्थिति होने की वजह से, अरावली प्रेजेंस होने की वजह से जितनी भी मानसूनी पवने होती हैं जो अरब सागर से आती है वो पैरेलल इसके निकल जाती है, रेनफॉल नहीं कर पाती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट जो है वो ज्यादा रेनफॉल करता है। मेनली साउथ और ईस्ट वाला जो पोर्शन है, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान जो है, जिसमें आपका जो है मेवाड़ वाला रीजन, मतलब वागड़ वाला रीजन और हाड़ौती वाला जो रीजन है, वहां पर ज्यादा बारिश इसीलिए होती है क्योंकि उस रीजन के अंदर जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होती है। ठीक है? साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून में 2 चीजें हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। जब भी भारत की बात होगी तो कौन सा सागर? अरब सागर। जब भी राजस्थान की बात होगी तो कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? चलिए इसके बाद में एक मानसून है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसको समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून भारत की केवल 2-3 पार्ट के अंदर, जैसे एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु और ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। भारत की 3 जगह मेनली जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। कौन से मानसून से?
नॉर्थ ईस्ट मानसून से। क्लियर है? इनमें से एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? तमिलनाडु। बोलो क्या है? तमिल। ये ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जो है साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश होती है। क्लियर है? इस वजह से तमिलनाडु के अंदर ऐसा कहा जाता है बाई मॉडल। कौन सा? बाई मॉडल। कौन सा? बाई मॉडल। बाय मॉडल रेनफॉल पैटर्न। क्या लिखा मैंने? बाय मॉडल रेनफॉल पैटर्न। बोलो बच्चों क्या लिखा? बाय मॉडल रेनफॉल। बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। यानी दो मानसून के की वजह से जिस स्टेट में बारिश होती है वो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। साउथ वेस्ट मानसून से भी होती है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी होती है। इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जिसमें बाय मॉडल रेनफॉल पैटर्न पाया जाता है? तो कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से कौन कौन से स्टेट में बारिश होती है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर है आप लोगों को? सितंबर में वो खत्म हो रहा था, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ड्यूरेशन जो है कौन से मानसून का होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून का। क्लियर है? मतलब इसका ऑनसेट कब होता है? अक्टूबर में। खत्म कब होता है? दिसंबर के लास्ट में। यहां तक समझ में आप लोगों को? इस मानसून को हम बोलते हैं कि भाई ट्रेड करके तो कौन चला गया था? साउथ वेस्ट मानसून। तो इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। तो कौन से मानसून को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं? याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को। कौन से मानसून को? नॉर्थ। या आपसे कहा जाए पोस्ट रेनी सीजन। क्या कहा जाए? पोस्ट रेनी सीजन। किसको बोलेंगे पोस्ट रेनी सीजन? पोस्ट रेनी सीजन भी किसको बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। तो रेनी सीजन किसको बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून को, क्योंकि ज्यादा बारिश किसमें होती है? साउथ वेस्ट मानसून में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट रेनी। और प्री रेनी क्या होगा? जून के पहले अगर बारिश हो रही तो हम क्या बोलेंगे? प्री रेनी सीजन। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? चलिए एक छोटा सा पॉइंट और समझा देता हूं, फिर साथ में लिखेंगे। आप लोगों ने सुना होगा मावट का नाम। किसका नाम सुना है? मावट। मावट का मतलब कुछ नहीं होता है बच्चों, दिसंबर से लेकर मार्च तक। किसकी बात की मैंने? दिसंबर से लेकर मार्च में अगर जो हमारा इंडिया का पार्ट है, और इंडिया का भी कौन सा पार्ट? नॉर्थ इंडिया। कौन सा इंडिया? नॉर्थ इंडिया। यानी जो उत्तरी भारत है, उस उत्तरी भारत के अंदर दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में होने वाली जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मावट। क्या बोलते हैं? मावट। इन मावट को बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप। क्यों बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप? क्योंकि मार्च, दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में कौन सा सीजन? रबी सीजन। रबी सीजन में कौन सी क्रॉप? वीट। वीट को किसकी आवश्यकता होती है? इरिगेशन की। तो इरिगेशन फार्मर को नहीं देना पड़ता है, और ये मावट की बूंदे जो है किसके रूप में काम करती है? गोल्डन ड्रॉप के रूप में काम करती है। यानी ये इरिगेशन को नहीं देने से बचाती है, मतलब कहीं ना कहीं फार्मर का बेनिफिट करती है। इसलिए मावट का क्या नाम है? गोल्डन ड्रॉप्स। कौन सा है? गोल्डन ड्रॉप। कौन से पार्ट में होती है? नॉर्थ इंडिया। कौन सी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होती है? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में पर्टिकुलर वेट। याद रहेगा। अब ये किस वजह से आती है? सुपरवाइजर 2018 पेपर का क्वेश्चन है कि मावट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो मावट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन से डिस्टर्बेंसेस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। क्या है बच्चों? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो आपसे पूछा जाए मावट किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यानी जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे वर्ल्ड के अंदर, वहां पर टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होते हैं, उस वजह से जो मानसूनी पवने हैं वो भी चेंज होती है, और उसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रेनफॉल होती है, जिसको क्या बोलते हैं? मावट। क्लियर है? समझ में आया? तीन चार क्वेश्चन पूछेंगे। मावट का समय क्या होता है? मावट आने का कारण क्या है? वैसे मावट जो है वो आती है तो कौन सी क्रॉप को बेनिफिट होता है? पर्टिकुलर कौन सी क्रॉप? कौन सी ड्रॉप्स बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। याद रहेगा आप लोगों को। कौन से मानसून को रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट को। पोस्ट रेनी सीजन किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट को। आपसे पूछा जाए अक्टूबर से दिसंबर किसका समय होता है? तो दिसंबर से मार्च किसका होता है? मावट का। तो बताओ जून से सितंबर किसका होता है? साउथ वेस्ट का। याद रहेगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन कौन से पार्ट में रेनफॉल करता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा स्टेट में बाईमोडल रेनफॉल पैटर्न होता है? याद रहेगा आप लोगों को? चलिए दो तीन पॉइंट लिख लो फिर खत्म। लिखना नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून में फर्स्ट पॉइंट लिखना, नो वन इज रिट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं इसको? रिट्रीटिंग मानसून। यस को बोलते हैं पोस्ट रेनी सीजन।
इसका ड्यूरेशन याद रखना है। ड्यूरेशन कितना होता है? अक्टूबर से दिसंबर। रेनफॉल। जेके का मतलब जितेंद्र कुमार, तो जीतू कुमार। याद रखना जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। टीएन का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु। नोट लगा के लिख लेना। तमिलनाडु में कौन सा मॉडल पैटर्न पाया जाता है? बाई मॉडल रेनफॉल, बायमोडल रेनफॉल पैटर्न, बायमोडल रेनफॉल पैटर्न। बायमोडल रेनफॉल पैटर्न कहां पर पाया जाता है? तमिलनाडु। टीएन का मतलब समझ जाओगे ना? तमिलनाडु। फिर लिख लेना मावट। नोट लगा के लिख लेना मावट। मावट में लिखना नोन एज द गोल्डन ड्रॉप्स। रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया कब, समय याद रखना है, कब होती है? दिसंबर से लेकर दिसंबर टू मार्च। नॉर्थ इंडिया में दिसंबर से मार्च के बीच में अगर रेनफॉल होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया। और याद रखना है बेनिफिट किसको मिलता है? बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल कौन सी क्रॉप्स को? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में मेनली क्या? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंदर लिखना मावट आने का कारण क्या है? रीजन लिखना। रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हिंदी में इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मावट का कारण क्या होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं। बस इतना सा लिखो और फिर खत्म करो मानसून को। लिख लिया क्या आप लोगों ने? तो सुबह आओगे आप लोग 9 से 11, कितना 8 से 11, 8 से 10, 3 घंटे ना यार उसमें, तो 8 से 11 है शायद, दो ही है। और उसके बाद फिर कितनी बजे से वापस? 2 बजे से ही? शाम को नहीं होगी? अच्छा इकोनॉमिक्स की नहीं होगी, तो इकोनॉमिक्स की कितनी बजे होती है? 4:50 पे होती है ना? तो आपको कौन सा समय अच्छा लगता है, शाम वाला या सुबह वाला? शाम वाला अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ लो थोड़े दिन है ना, ताकि सर कवर करा दे। हैं? 2 ही दिन लगेगी? उसके बाद नहीं आओगे आप सुबह? पक्का? चलो ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? क्लियर है भाई राजा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, एक कभी कभी गलती से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सीजन के टाइप्स लिखो एक बार, टाइप्स ऑफ सीजन। टाइप्स ऑफ सीजन ये तो आप लोगों को पता है। इसमें 4 सीजन के नाम लिख लो। फर्स्ट वन लिखो आप, विंटर सीजन। विंटर सीजन, या विंटर सीजन का दूसरा नाम होता है कोल्ड सीजन। क्या होता है?
कोल्ड सीजन। इसका ड्यूरेशन लिखना, ड्यूरेशन है इसका जनवरी एंड फरवरी। क्या है? जनवरी टू फरवरी। जनवरी से लेकर फरवरी वाला जो महीना है वो कहलाता है क्या? विंटर सीजन जनरली। फिर लिखना आप समर सीजन, समर या समर को बोलते हैं हॉट सीजन, समर या हॉट सीजन, या इसको बोलते हैं प्री मानसून सीजन, प्री मानसून सीजन। ये है आपका लगभग मार्च से लेकर मई तक का, मार्च से मई। एक लिखना रेनी सीजन। क्या लिखना है? रेनी। बताओ रेनी सीजन का ड्यूरेशन कितना होगा? रेनी सीजन, या इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। इसका ड्यूरेशन कितना है? जून से लेकर सितंबर। इसके बाद में लिखना पोस्ट रेनी सीजन। क्या लिखोगे? पोस्ट रेनी सीजन। पोस्ट रेनी सीजन का जो ड्यूरेशन है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून का समय कितना होता है? अक्टूबर से दिसंबर। क्या 12 महीने हो गए क्या? देखो फटाफट। हो गए? नहीं हुए? कौन सा महीना बाकी रहा? जनवरी टू, जनवरी टू मार्च बाकी रहा। कौन सा बाकी रहा? देखो फटाफट। है? हो गए ना यार, ऐसे क्या करते हो? चलो लिखो फटाफट। तुम्हारा नाम क्या है? पास में इधर बैठे हो, आपका नाम क्या है? नरेश गुजर जी। और आपके पास वालों का? कमलेश। नरेश और कमलेश। और पास वालों का? है? नरेश, कमलेश, लोकेश। एनकेल, नकल। नरेश, कमलेश और लोकेश। बढ़िया नाम है यार। कौन सा फंक्शन? कौन सा वाला? अच्छा, कोई नहीं चल रहा है, बंद हो गया है वो। हाँ, चलो लिख लिया आप लोगों ने ये? चलिए, देखो 4 सीजन है। कितने सीजन है? 4 से। ऑल सीजन आप लोगों ने नाम सुना होगा। 4 सीजन होते हैं। फर्स्ट सीजन कौन सा है? विंटर सीजन। कौन सा है? विंटर सीजन। असली सर्दी तो कब स्टार्ट होती है? जनवरी में। कब होती है? 2 ही महीने सर्दी पड़ती है, जनवरी और फरवरी में। ठीक है। फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। गर्मी कब से स्टार्ट होती है? मार्च से। कब तक चलती है? मई तक। क्लियर है? तो फर्स्ट जो सीजन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विंटर सीजन। दूसरा नाम क्या है? कोल्ड सीजन। फिर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? समर या फिर हॉट। मानसून के पहले वाला समय है तो इसको क्या बोलते हैं? प्री मानसून सीजन। क्या बोलते हैं? प्री मानसून। कहां से कहां तक? मार्च से लेकर मई तक। ठीक है। फिर क्या है? रेनी सीजन। कौन से मानसून को बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। क्या है? जून टू सितंबर। फिर क्या है? पोस्ट रेनी सीजन। कौन से मानसून को बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। समय क्या है? अक्टूबर सितंबर। तो पहले वाले 2 ही याद रखना है। सर्दियां कब पड़ती है? जनवरी और फरवरी में। काम खत्म। ठीक है। मार्च से मई। मानसून के पहले, रेनी सीजन के पहले, तो इसको क्या बोलेंगे? प्री मानसून सीजन। याद रख सकते हो क्या चारों नाम? पक्का? चलिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे आप लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? 5-7 मिनट और। चलो, इसके बाद में लिखना फोरकास्टिंग पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद में डायरेक्ट क्लाइमेट पर आएंगे। फिर लिखना फोरकास्ट, वेदर फोरकास्टिंग हेडिंग डालना। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग उसी तरीके है जिस तरीके से आजकल एस्ट्रोटॉक है ना। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं एस्ट्रोटॉक पे, है ना। एस्ट्रोटॉक का मतलब क्या है कि आपको पहले ही प्रिडिक्ट करा देंगे कि भाई भविष्य में क्या होने वाला है। क्यों करोली वालों? लेकिन नहीं जाना है ना। वेदर फोरकास्ट का मतलब है प्रिडिक्शन कि फ्यूचर के अंदर वेदर कंडीशंस क्या रहने वाली है, भविष्य में कैसी मौसम की परिस्थितियां रहने वाली है, उसको क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग पहले 3 प्रकार का हुआ करता था, आजकल कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा है? नाम लिखते हैं, कितनी एक्यूरेसी वो लिखते हैं, बस इतना सा मेंशन करना है। तो आप लोग लिखना इधर तो टाइप्स, वेदर फोरकास्टिंग के टाइप्स। ठीक है। और इधर लिखना उसका ड्यूरेशन, और इधर लिखना उसकी परसेंट एक्यूरेसी। एक टेबल टाइप में आप बना लो। फर्स्ट वन लिखना नाउ फोरकास्ट। क्या है? नाउ फोरकास्ट। नाउ वेदर फोरकास्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं WF। फिर लिख रहा हूं शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग।
फिर लिख रहा हूं मॉडरेट या मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, फिर लिख रहा हूं लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। बात नहीं करना है ना। नाउ फोरकास्ट जो है वो केवल फ्यू आवर्स के लिए होती है। तो फर्स्ट वन को मैं मेंशन कर देता हूं इस कलर से, फॉर फ्यू आवर्स। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% या 90% से ज्यादा हो सकती है। सेकंड लिखना 1 to 3 days, 3 to 10 days और मोर देन 10 days यानी लगभग अप टू 6 मंथ, 6 महीनों तक। इसकी एक्यूरेसी है 50 से 60%, 60 से 70% और इसकी है 70 से 80%। एक बार आप लोग लिखो फिर हम पढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप लोग स्टार मार्क कर लेना इसको। तो फिर दो शब्द अगर आपका मन कर रहा हो तो आप लिख सकते हैं नीचे की तरफ नोट लगा के। यानी मान लो अगर आपसे पूछा जाए क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न का जो डिटर्मिनेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना, नहीं पढ़ा है क्या? डिटरमाइन क्रॉपिंग पैटर्न का जो डिटर्मिनेशन करते हैं वो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट से करते हैं। कैसे करते हैं? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट। एग्रीकल्चर के लिए जो बेस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए जो बेस्ट है वो है आपका मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। और अगर मान लो मछुआरों की बात करते हैं, फिशरमैन की बात करते हैं, तो फिशरमैन के लिए जो बेस्ट है वो है आपका शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट। एक बार यहां तक लिखो फिर हम आगे पढ़ेंगे। दो 40 से स्टार्ट है क्लास, मतलब 2 बजे से स्टार्ट है क्लास, है ना? 2 बजे स्टार्ट हो जाता है सिर में चलना, क्लास है क्लास है क्लास है। और 8:30 तक है क्लास, है ना? जिसने लिख लिया है वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, क्या लिखा अपन ने, क्या पढ़ा, कहीं गलती तो नहीं की है, चेक करें फटाफट। नाउ फोरकास्ट, नाउ शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर के अंदर जो है वेदर की क्या कंडीशन रहने वाली है, कैसा वेदर रहने वाला है, उसका प्रोडिक्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट कहा जाता है। 4 प्रकार की वेदर फोरकास्ट है। फर्स्ट वन कौन सा है? नाउ। क्या है? नाउ मतलब 1 घंटे के बाद में क्या स्थिति होने वाली है, फ्यू हावर्स के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग उसको क्या बोलते हैं? नाउ फोरकास्ट। एक बार केवल ड्यूरेशन और टाइप्स पर आना। सेकेंड वन जो है वो कौन सी है? शॉर्ट रेंज। कौन सी है? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का जो टाइम है वो कितना है? 1 to 3 days। मीडियम रेंज का कितना है? 3 से 10 दिन। लॉन्ग रेंज का कितना है? अप टू 6 मंथ, यानी 6 महीने के बाद में कितनी बारिश होगी, कितना क्या रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट। क्लियर है? आप लोगों से ड्यूरेशन पूछा जाता है कि बताइए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट कितने समय तक का फोरकास्ट कर सकता है? अप टू 6 मंथ। क्लियर है? नाउ फोरकास्ट केवल फ्यू आवर्स का, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स के बारे में बता सकता है। तो सबसे कम एक्यूरेसी किसकी होगी? लॉन्ग रेंज की। कितना है? केवल 50 से 60। कितना है? 50 से 60। फिर मीडियम की कितनी होगी? 60 से 70। शॉर्ट की कितनी होगी? 70 से 80। लेकिन नाउ की जो है 80 से 90 होना चाहिए, लेकिन कितनी है? 90% से ज्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, नाउ वेदर फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी वो कितने परसेंट से ज्यादा होती है? 90% या उससे ज्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है? फिर 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 सबसे कम किसकी? लॉन्ग की। कितनी होती है? 50 से 60। मीडियम की कितनी? 60 से 70।
फिर शॉर्ट की कितनी 70 से 80 और नाउ की कितनी। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, रीजन के अंदर कौन सी क्रॉप लगाएंगे, कितने एरिया में लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। और उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, लॉन्ग रेंज वेदर। जैसे कि मान लो अपने इस एरिया के अंदर राइस होता है, अगर बारिश अच्छी हुई तो फार्मर क्या करेगा, उसका पडलिंग के माध्यम से कल्टीवेशन करेगा, पडलिंग करके लो लैंड कल्टीवेशन करेगा। और अगर बारिश कम हुई है लेकिन लगाना उसको क्या है, राइस ही लगाना है, तो फिर वो पडलिंग ना करके डायरेक्ट सीडेड राइस लगाएगा, डीएसआर पद्धति फॉलो करेगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी क्रॉप किस तरीके से लगानी, कितने एरिया में लगानी, उसका डिटर्मिनेशन कौन सा फोरकास्ट करता है, लॉन्ग। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट कौन सा है, मीडियम। और फिशरमैन के लिए शॉर्ट। छोटा सा पॉइंट है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, लिखना एक बार। टेक्निक्स ऑफ वेदर फोरकास्ट, टेक्निक्स ऑफ वेदर फोरकास्ट। WF का मतलब क्या है, वेदर फोरकास्ट। बस 3 नाम लिखना है आप लोगों को। फर्स्ट लिखना शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए। चलो ऐसे लिखो, शॉर्ट रेंज मत लिखो। फर्स्ट वन लिखो स्टेटिस्टिकल, स्टेटिस्टिकल अप्रोच। 3 अप्रोच पढ़ेंगे। स्टेटिस्टिकल अप्रोच, स्टेटिस्टिकल अप्रोच जो है शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज के लिए। फिर है न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल, अक्सर जो चीजें अच्छी होती हैं उनको मैं लास्ट क्लास के लास्ट में पढ़ाता हूं, तो आप लोग ऐसा ना सोचें। न्यूमेरिकल, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। और एक और लिख लेना आप, साइनोप्टिक या कन्वेक्शनल, शॉर्ट रेंज के लिए। बस खत्म। ये लिखकर अपनी कॉपी बंद कर देना है ना, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट। ये लिखने के बाद कॉपी बंद कर दो, पेन भी बंद कर देना। रेड कलर के पेन का कोक जो है रेड कलर पे लगाना है ना। करौली वालों 10-1 मिनट तो ऐसे खर्च हो जाते होंगे आपके, है? बहुत सिंपल है बच्चों, इसको तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को 1 मिनट में समझा दूंगा। SC स्टेटिस्टिक्स तो अपने आप में ही है। चलो लिखो, आराम से लिखो। लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो हम बात करें स्टेटिस्टिकल की, मतलब ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिसके आधार पर ये वेदर फोरकास्ट किया जाता है, ऐसा उनके पास में क्या है दिमाग में, तो कुछ नहीं कुछ तकनीक अपना अप्रोच अपनाते हैं। फर्स्ट कौन सी है? स्टेटिस्टिकल। क्या है स्टेटिस्टिकल? स्टेटिस्टिकल का मतलब सांख्यिकी। आप लोग सब जानते हैं ग्रेजुएशन में स्टेटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, कोई बढ़िया टीचर मिल गया तो समझ में आ जाएगा, नहीं मिला तो फिर BSc खत्म हो जाती है, नहीं आता है, ये हकीकत है ना। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए शॉर्ट का मतलब कम समय में, लॉन्ग मतलब लंबे समय में, किससे संबंधित है? स्टेटिस्टिक्स से। एन के बाद में क्या आता है? ABCDEFGH देखे LM N आता है, तो याद रखना है M के बाद में क्या आएगा? N। यानी मीडियम रेंज के लिए किसका यूज करते हैं? न्यूमेरिकल। आप लोग तो नहीं चलाते हो, अच्छे बच्चे हैं। स्नैपचैट, क्या है? स्नैपचैट छोटे समय के लिए दिखता है कुछ भी जो भी है, तो याद रखना है SC। S का मतलब साइनोप्टिक, C का मतलब कॉन्वेक्शन। किसके लिए है? शॉर्ट रेंज। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? ऐसी अप्रोच जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए यूज की जाती है, जो केवल मीडियम रेंज के लिए यूज की जाती है, जो केवल शॉर्ट रेंज के लिए यूज की जाती है, साइनोप्टिक या कन्वेक्शनल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।